प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के संबंध के बारे में है। पिछले व्याख्यानों में हमने महाराजा रणजीत सिंह की सैनिक उपलब्धियां, उनका प्रशासन ये किए हैं और आज हम महाराजा के अंग्रेज़ों से किस प्रकार के संबंध रहे उस पर चर्चा करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह का राज्य निर्माण और विस्तार साधारण तौर पर और खासकर अंग्रेज़ों के साथ राजनीतिक संबंधों पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, उसके राज्य की सुरक्षा बहुत हद तक पड़ोसियों के साथ राजनीतिक संबंधों पर आधारित थी और इसीलिए हम अंग्रेज़ों के साथ इनके संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में 3 राजनीतिक शक्तियां अंग्रेज, मराठे और सिख प्रभुसत्ता के लिए प्रयत्नशील थे। यह सब कुछ मुगल साम्राज्य के पतन के कारण हुआ। मराठों की पराजय के पश्चात अंग्रेज उत्तर भारत में अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गए थे। दूसरी ओर अब्दाली के पंजाब में निसफल होने और उसकी मृत्यु के उपरांत पंजाब के अधिकांश भाग में सिख सरदार अपना राज्य स्थापित कर चुके थे। महाराजा रणजीत सिंह का सिखों से प्रथम संबंध है वो 1800 ईस्वी में हुआ, जबकि उत्तर पश्चिम की दिशा में शाहजहां के आक्रमण का भय था। अंग्रेज़ों ने इस भाग में राजनीतिक स्थिति को जानने के लिए मुंशी यूसुफ अली को उपहार देकर महाराजा रणजीत सिंह के पास में भेजा। इसका तात्कालिक उद्देश्य शिष्टाचार मात्र था। उस समय किसी किस्म के राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए गए। 1803 में सिंधिया की पराजय के पश्चात अंग्रेज़ों ने दिल्ली में अपना रेजिडेंट नियुक्त किया और वे यमुना और सतलज के बीच के इलाके को अपना समझने लगे। इस समय वे कैथल के सरदार भाई उधम सिंह और जींद के राजा भाग सिंह के साथ में मित्रता कर चुके थे। अगला बिंदु है रणजीत सिंह और लॉर्ड लेक। ये जो लॉर्ड लेक है, महाराजा रणजीत सिंह ने लॉर्ड लेक के साथ जो एक इनका जो आपस में हम कहें इनका जो संबंध बना, मुलाकात हुई, मित्रता हुई, वो 1806 में एक दूसरे के साथ में, जिसमें लॉर्ड लेक एक अंग्रेज़ प्रतिनिधि के रूप में और दूसरी ओर महाराजा रणजीत सिंह की तरफ से फतेह सिंह आलूवालिया, ये 2 व्यक्ति इसके अंदर प्रमुख हैं। और ये जो संधि हुई थी 1806 में, इस संधि का उद्देश्य केवल शिष्टाचार था और अंग्रेज़ों ने एक दूसरे के इलाके की कोई सीमा निश्चित न करके इतना आश्वासन दिया था कि अगर महाराजा रणजीत सिंह जसवंत राव होलकर को पंजाब से बाहर निकाल देंगे तो अंग्रेज़ उसके इलाके में उस समय तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक कि वह अंग्रेज़ों के शत्रु से कोई साठ-गांठ नहीं करेगा। और महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों की सलाह को अपने लिए उपयोगी समझा और जो होलकर था उस होलकर को बड़े डिप्लोमेटिकली उसको इन्होंने डील किया और उसको वापस जो है वहाँ से भेज दिया। अब
नेपोलियन ने, जो कि यूरोप में था, लगातार यूरोप में जीत प्राप्त कर रहा था। 1807 में उसने रूस के साथ टिलसिट के स्थान पर महत्वपूर्ण संधि की और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अब कोई भी शक्ति नेपोलियन को रोक नहीं सकेगी। और उस समय इंग्लैंड को भय था कि नेपोलियन जमीन के रास्ते से मिस्र, ईरान और अफ़गानिस्तान की दिशा से उनके भारतीय साम्राज्य पर आक्रमण करने की चेष्टा करेगा। इसके लिए अंग्रेज़ों ने बचाव अपना जो है करने की नीति अपनाई और इस नीति के लिए उनको ये था कि भारत में जो शक्तियाँ थीं और ख़ासकर जो उत्तरी पश्चिमी भारत में जो शक्तियाँ थीं उनके साथ में दोस्ती करनी थी। तो इसीलिए रणजीत सिंह की महत्ता, रणजीत सिंह की उपयोगिता जो है वो अंग्रेज़ों के लिए ये था कि रणजीत सिंह की किसी प्रकार मित्रता प्राप्त की जाए। तो अंग्रेज़ों ने अपना दूत, एक जो डिप्लोमेटिक अंग्रेज़ अधिकारी मैटकाफ ने महाराजा रणजीत सिंह से खेमकरण नामक स्थान पर मुलाकात की। रणजीत सिंह ने यद्यपि मिलने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया, महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों को नेपोलियन के विरुद्ध सहायता के लिए यह शर्त पेशकश की थी कि वह उसको सारे सिखों का एकमात्र शासक माने और अफ़गानों के साथ उसके झगड़े में किसी प्रकार का दखल न दे। मैटकॉफ के यह जवाब देने पर कि यह मामला उसके अधिकार से बाहर है, रणजीत सिंह ने वहाँ से अपना कैंप छोड़ दिया और सतलुज नदी पार करके फरीदकोट और अम्बाला की तरफ जो है वो आ गया। रणजीत सिंह के व्यवहार से मैटकॉफ को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने अनुभव किया कि रणजीत सिंह का व्यवहार बहुत अनादरपूर्ण, स्वभाव से शक्की है और जल्दबाज है। वास्तव में रणजीत सिंह को अंग्रेज़ों के इस कथन पर विश्वास नहीं था कि इतनी दूर से नेपोलियन भारत पर हमला कर सकेगा और वह इसको कोई अंग्रेजी चाल समझ रहा था। इसलिए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह समय नहीं गंवाना चाहता था और उसको महाराजा को यह भी शंका हो गई थी कि अंग्रेज़ सच्चे दिल से उसकी मित्रता नहीं चाहते। अंग्रेज रणजीत सिंह के बारे में न तो कोई स्पष्ट और न दृढ़ नीति अपना सकते थे, क्योंकि अभी यूरोप की तस्वीर जो है वो स्पष्ट नहीं हुई थी और वो इंतज़ार कर रहे थे कि यूरोप की स्थितियां उनके अनुकूल हों। इसी बीच यूरोप में उपमहाद्वीपीय युद्ध छिड़ जाने पर नेपोलियन स्पेन में बुरी तरह फंस गया और उसके लिए पूर्व में इतनी दूर भारत पर आक्रमण करना असंभव हो गया। अंग्रेज़ों ने स्थिति को अपने अनुकूल पाकर महाराजा रणजीत सिंह से स्पष्ट शब्दों में यह कहने का निर्णय किया कि वह मालवा खंड में अपने अधीन किए गए सब इलाकों को खाली कर दे। इसके फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह से मित्रता वाली नीति छोड़कर उसको खुले शब्दों में चेतावनी दे दी। अंग्रेज़ों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर उचित हुआ तो वे अपनी मांगें मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का भी उपयोग कर सकते हैं। अंग्रेज़ों ने महाराजा को सूचित कर दिया कि अपने हितों की रक्षा के लिए वे लुधियाना में अपनी सैनिक चौकी स्थापित करेंगे। महाराजा ने जब अंग्रेज़ों की मांगें स्वीकार करने में आनाकानी की तो अंग्रेज़ों ने उसके विरुद्ध
युद्ध करने की संभावना के बारे में भी बता दिया। ये इनके बीच सब एक हॉट टॉक यूँ कहे चल रहा था। यद्यपि महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेज़ों की इस नीति से बड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन अंग्रेज़ अपनी तैयारी में लग गए और उन्होंने एक सेना कर्नल ऑक्टरलॉनी के कमान में दिल्ली से लुधियाना की ओर भेज दी। अब लग रहा था कि अंग्रेज़ों और महाराजा में युद्ध होने की स्थिति बन गई है, परंतु महाराजा रणजीत सिंह के प्रमुख सलाहकार फ़कीर अजीजुद्दीन और उसके साथ ही कैथल के सरदार भाई उदय सिंह और जींद के राजा भाग सिंह ने सुझाव दिया कि वह अंग्रेज़ों से टक्कर न ले। महाराजा रणजीत सिंह ने ठीक अंतिम समय में अंग्रेज़ों के साथ सुलह करने का निश्चय किया और दोनों पक्षों के बीच में संधि हो गई 1809 में। और वो जो दोनों पक्षों के बीच में संधि हुई, उस संधि अमृतसर की संधि, उस संधि का प्रभाव यह रहा कि रणजीत सिंह जो कि अंग्रेज़ों पर संदेह कर रहा था, विश्वास कर रहा था, वो समाप्त होता प्रतीत लगा। उसके मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो शंकाएं थीं वे बहुधा काल्पनिक ही थीं। तथापि दोनों सरकारें एक दूसरे के विरुद्ध अपनी सैनिक तैयारियां तेज़ करने लगी और एक दूसरे के बारे में अफवाह फैलने लगी। तो जब अंग्रेज़ों के समकालीन पत्र व्यवहार हम देखते हैं तो उसमें रणजीत सिंह की अंग्रेज़ों के बारे में शंकाएं साफ यूँ झलकती हैं। लेकिन संधि का जो प्रभाव है वो रणजीत सिंह के पक्ष में हम देखें तो वो यूँ उसको हम सही मान सकते हैं। और इसीलिए रणजीत सिंह का जो पुत्र का विवाह हुआ, जिसके बेटे का नाम राजकुमार खड़क सिंह, पर उसने अंग्रेज़ों को, जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, निमंत्रित किया, कर्नल ऑक्टरलॉनी को निमंत्रित किया और एक दूसरे को अंग्रेज़ों ने उन्हें उपहार दिए और रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों को उपहार दिए। इसके साथ ही 1812 से लेकर 1819 तक के समय में रणजीत सिंह ने अपनी मुख्य विजय भी प्राप्त की। ये उस संधि का ही था कि अब अंग्रेज़ जो है सतलज के इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे और उस रणजीत सिंह ने मुल्तान, कश्मीर, डेरा जात को सम्मिलित कर लिया और 1823 तक उसके राज्य की सीमाएं पेशावर तक चली गई। उसकी सब सैनिक कार्यवाहियों से यह सिद्ध होता है कि वह अंग्रेज़ों के साथ अब जो संधि हुई उसका जल्दी से जल्दी अधिक का जो अधिक है वो लाभ उठा लेना चाहता था। अंग्रेज़ भी महाराजा रणजीत सिंह के, हम यूँ कहें कि अनुकूल बने रहे। यदि हमें और रणजीत सिंह के दृष्टिकोण से एक चीज़ यह और देखनी होगी कि देखिए रणजीत सिंह ने उस समय मतलब अनेक मिसलों पर अधिकार किया और अपनी सेना को पुनर्गठित किया और यूरोपियन लोगों को ट्रेनर रखा, जिसमें एक का नाम था वंतूरा, एक का नाम अर्लाड, एक का नाम कोर्ट, और सेनाओं को जो प्रशिक्षित किया गया, सेनाओं को ट्रेनिंग दी गई, ये सब कार्य जो है रणजीत सिंह ने अपने किए। 1825-26 में अंग्रेज़ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच कुछ संबंध फिर बिगड़ने लगे। उस समय महाराजा के सबसे पुराने साथी और मित्र फतेह सिंह अहलूवालिया और कसूर के नवाब कुतुबुद्दीन महाराजा के भय से सतलुज के पार अंग्रेज़ों के संरक्षण में चले गए। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस समय जो उनकी नीति चल रही थी, हस्तक्षेप की नीति, अंग्रेज़ों ने, महाराजा रणजीत सिंह को लगा कि
अंग्रेज इसका लाभ उठाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ों ने निष्पक्ष रहने की नीति के आधार पर उनको वापस जाने की सलाह दी। महाराजा ने भी सहनशीलता से काम लेकर ये जो विरोधी गए थे उनको पंजाब में वापस आने दिया और ये संकट जो है एक बार टल गया। 1826 में महाराजा रणजीत सिंह बीमार हुए तो एक अंग्रेज़ अधिकारी, एक अंग्रेज़ जो डॉक्टर है, उसकी उनको सेवाएं लेनी पड़ी। डॉक्टर का नाम मिस्टर मर्रे। 8 महीने के पंजाब प्रवास के समय डॉक्टर मर्रे ने रणजीत सिंह का इलाज ही नहीं किया, बल्कि पंजाब के बारे में विस्तार पूर्वक सब जानकारी भी प्राप्त कर ली और जो बाद में गवर्नर जनरल को पत्राचार के द्वारा उसने सूचित कर दिया। तो महाराजा रणजीत सिंह के पास ये जो अंग्रेज अधिकारी आया, उसने वहाँ रहते हुए ये कार्य उसने किया। महाराजा रणजीत सिंह ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के बाद में अंग्रेज़ों के साथ में अब थोड़े पॉजिटिव हैं, शंकाएं मिट गई थी पहले ही। तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एरमहस्ट जो कि शिमला में था, उनके पास एक शिष्टमंडल भेजा, एक शिष्टाचार मंडल भेजा। उसके जवाब में 1827 में अंग्रेज़ों की ओर से कैप्टन वेड और कुछ अधिकारी महाराजा की सेवा में भेजे गए। 1827-28 में अंग्रेज़ों ने चमकौर, आनंदपुर और माखोवाल के धर्म स्थानों पर महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार मान लिया। 1830 ईस्वी तक जो रणजीत सिंह है, पंजाब का महाराजा रणजीत सिंह, वो यूँ कहें कि अपनी शक्ति के शिखर पर थे और महाराजा रणजीत सिंह की नीति ये रही कि अंग्रेज़ों के साथ में भिड़ा नहीं जाए, अंग्रेज़ों के साथ में सीधे युद्ध नहीं किया जाए और अपने राज्य का विस्तार किया जाए। अब अगला बिंदु हम देख रहे हैं रणजीत सिंह और लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1831 में शिमला पधारे तो महाराजा ने विदेशी मामलों के जो सलाहकार थे फ़कीर अजीजुद्दीन के अधीन एक शिष्टमंडल, एक राजनीतिक मिशन विलियम बेंटिक के पास में भेजा। जवाब में गवर्नर जनरल ने कैप्टन वेड को रणजीत सिंह की सेवा में तोहफे दे करके भेजा। उसका एक उद्देश्य यह भी जानना था कि महाराजा गवर्नर जनरल से रोपड़ के स्थान पर मिलना चाहते हैं या नहीं। साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने अपने विशेष अधिकारी अलेक्जेंडर बनर्ज को सिंध के रास्ते महाराजा के लिए कुछ और वस्तुएं दे करके भेजा। उसका मूल उद्देश्य सिंध नदी के बारे में यह जानकारी प्राप्त करना था कि इसके द्वारा कितना व्यापार जो है वो हो सकेगा। तो अंग्रेज़ों के साथ में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उसी समय सिंध की समस्या बनती है। सिंध सतलुज के उत्तर की ओर एक रेतीला प्रांत था। यातायात के साधन, आवाजाही बहुत कम थी। अमृतसर की संधि के अनुसार यह समझा जाता था कि इस इलाके में अंग्रेज़ों का किसी प्रकार का दखल नहीं होगा और रणजीत सिंह को सतलुज के उत्तर पश्चिम के इलाकों की भांति सिंध से निपटने का पूर्ण अधिकार होगा। परंतु जैसा कि अंग्रेज काल में भारतीय इतिहास में कई बार हुआ, अंग्रेज़ों ने आगे बढ़ने की नीति फिर अपना ली, क्योंकि उस समय तक वे अपने अधीन इलाकों में राज्य प्रबंध की सुचारू व्यवस्था कर चुके थे। अब सिंध में ऐसा करना, अंग्रेज़ों का बढ़ना, अंग्रेज़ों के दो उद्देश्य थे। एक तो कि सिंध नदी का सर्वेक्षण और दूसरा सिंध प्रांत में प्रवेश का बहाना मिल जाए। उनको यह आशा थी कि सिंध के अमीर अंग्रेज़ों के प्रवेश का जरूर विरोध करेंगे। अमीर से तात्पर्य वहाँ की राजनीतिक शक्तियाँ। ऐसी सूरत में अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह को यह कहना चाहा कि सिंध के अमीर महाराजा के लिए तोहफे लाने वाले दूत को रोककर वास्तव में महाराजा का ही अपमान कर रहे हैं। अंग्रेज़ों की
इस कार्रवाई का रणजीत सिंह खुद भी विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि अंग्रेजी दूत कीमती तोहफे लेकर उससे मिलने आ रहे थे। ऐसा करने का उद्देश्य बेशक दिखावे के लिए व्यापारिक था, पर वास्तव में अंग्रेज अपने राजनीतिक मिशन पर कार्य कर रहे थे। वे चाहते थे कि रणजीत सिंह के सिंध में दखल से पूर्व ही वे किसी न किसी रूप में उस इलाके को अपने प्रभाव में लाए। जैसा कि दूसरे मामलों में रणजीत सिंह ने किया, वह सिंध की तरफ बढ़ने से पहले यह स्पष्ट कर लेना चाहता था कि ऐसा करने से अंग्रेज़ों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में आगे उनकी नीति क्या रहेगी। सन 1826 के लगभग रणजीत सिंह शिकारपुर की ओर बढ़ना चाहता था, परंतु बीमारी के कारण वह यह कार्य नहीं कर सका। रोपड़ के स्थान पर गवर्नर जनरल से भेंट के समय रणजीत सिंह स्पष्ट तौर पर जानना चाहता था कि सिंध के बारे में अंग्रेज़ों की नीति क्या है। गवर्नर जनरल की ओर से सीधा उत्तर न मिलने पर रणजीत सिंह ने समझ लिया कि अंग्रेज सिंध में उसका हस्तक्षेप अच्छा नहीं समझते। अंग्रेजों के रणजीत सिंह को निराशा हुई और अंग्रेजों के साथ मित्रता में उसके विश्वास में कमी आई। परंतु महाराजा रणजीत सिंह ऐसी स्थिति में नहीं था कि अंग्रेजों को नाराज कर सके या उनके विरोध के बावजूद सिंध को अधीन कर सके, तो इसके लिए महाराजा को कड़वा घूंट पीना पड़ा। अब है 1838 की त्रिपक्षीय संधि। ये जो संधि है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को रूस से खतरा बना हुआ था, और खतरा बना हुआ था तो अंग्रेज अपनी उन सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते थे जिधर से कि रशियन आ सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नर जनरल जो था उस समय ऑकलैंड ने अंग्रेज, काबुल और रणजीत सिंह को एक दूसरे के निकट लाने के लिए एक त्रिपक्षीय संधि की। इस काम के लिए बर्ज साहिब को अफगानिस्तान भेजा गया। हालांकि जाहिर किया गया कि यात्रा का उद्देश्य व्यापारिक था, वास्तव में उसका उद्देश्य राजनीतिक था। इसी तरह वेड साहिब को लाहौर भेजा गया, परंतु ये सब प्रयत्न निष्फल रहे, क्योंकि अफगानिस्तान का जो दोस्त मोहम्मद है इस बात पर अड़ गया था कि अंग्रेज रणजीत सिंह से पेशावर का इलाका जो है उसको वापस दिलवाएं। तो ये जो त्रिपक्षीय जो संधि चाह रहे थे, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई अफ़गानिस्तान की तरफ से। अब जो अफ़गानिस्तान यानी कि काबुल से निष्कासित जो शाह शुजा है, वो महाराजा रणजीत सिंह से सहायता की प्रार्थना करता है, परंतु मुल्तान आदि पर शाह शुजा के किसी किस्म का अधिकार को महाराजा ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो चाह रहा वो है, लेकिन साथ में शाह शुजा की मुल्तान पर भी है। ये रणजीत सिंह इसको समझता है और रणजीत सिंह को शाह शुजा पर अधिक विश्वास भी नहीं था। इस प्रकार ये बातचीत उनकी जो है असफल हो जाती है। अंग्रेज़ों ने अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए रणजीत सिंह को एक नई योजना से अवगत कराया। महाराजा की सबसे पहली प्रतिक्रिया इसके बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि काबुल अंग्रेज़ों की साठगांठ को वह अपने खिलाफ कोई एक षड्यंत्र समझता था या अपने प्रतिकूल समझता था। दूसरे, वह यह भी जानता था कि शाह शुजा एक अयोग्य और अभागा आदमी है। अंग्रेज़ों ने सन 1838 में मैकनाटन साहिब को महाराजा के पास में भेजा और महाराजा के इस कार्य में सम्मिलित होने की प्रेरणा देने के लिए भेजा और इस बारे में अपना उद्देश्य स्पष्ट तौर पर बताने की कोशिश की। महाराजा ऐसी किसी कार्रवाई में हाथ नहीं बांटना चाहता था जो कि उसके विरोध में हो, इसलिए उसने दीनागर के स्थान पर जहाँ की मैकनाटन से भेंट हुई थी
खुले शब्दों में बता दिया कि वह इस कार्य में सम्मिलित नहीं होना चाहता। अंग्रेज दूत को उत्तर दिया कि अंग्रेज जिस तरह भी चाहें इस मामले में कार्रवाई कर सकते हैं। फिर भी मैकनाटन ने महाराजा को बता दिया कि अंग्रेजों का यह दृढ़ संकल्प है कि वह शाह शुजा को काबुल का अमीर बनाने का प्रयत्न करेंगे, चाहे उसमें महाराजा सहयोग करे या नहीं करे। ऐसी स्थिति में महाराजा ने समझ लिया कि जब अंग्रेज ऐसा करने पर तुल गए हैं तो फिर उसने त्रिपक्षीय संधि में शामिल होना मान लिया। त्रिपक्षीय संधि के अधीन काबुल पर दो तरफा कार्रवाई का प्लान बनाया गया। एक और शाह शुजा के सुपुत्र तैमूर शाह, जिसके साथ अंग्रेज अधिकारी वेड सिखों की सहायता से खैबर के रास्ते अफगानिस्तान बढ़ेंगे। दूसरी ओर शाह शुजा मैकनाटन के साथ सिंध के रास्ते अफगानिस्तान की ओर जाएंगे। सिखों ने इस संधि के अधीन कुंवर नौनिहाल सिंह की कमान में पेशावर के स्थान पर सहायक सेना इकट्ठी की और तैमूर शाह और वेड के साथ मिलकर अफगानिस्तान की ओर बढ़ने का कार्यक्रम बनाया। जितनी देर महाराजा रणजीत सिंह जीवित रहे, उन्होंने अपने दरबारियों के विरोध के बावजूद अपना पूरा सहयोग किया। अंग्रेजों की इस सहायता के लिए उन्होंने न केवल सेना बल्कि बहुत सारी खाद्य सामग्री भी भेजी। 1839 जून के महीने में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद सिखों का सहयोग नाम मात्र का ही रह गया, क्योंकि एक तो पंजाब की राजनीतिक स्थिति अनिश्चित हो गई, दूसरे प्रमुख अधिकारी इस त्रिपक्षीय संधि में शामिल नहीं होना चाहते थे। यदि हम उपयुक्त अध्ययन पर सारांश में बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों के संबंध अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुए। बेशक प्रारंभ में रणजीत सिंह को कुछ लाभ हुआ, परंतु वह सारा जीवन इस भय से मुक्त नहीं हो सका कि उसको जो हर हालत में अंग्रेजों के साथ मित्रता रखनी चाहिए। अंग्रेजों की सख्ती का महाराजा पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि चाहे उनकी मांगे कितनी ही अनुचित क्यों ना हो, वह हमेशा उनके आगे झुकता रहा। इसीलिए प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर एन के सिन्हा लिखते हैं कि हर राजनीतिक समझौते में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष घोड़े के रूप में और दूसरा सवार के रूप में। अंग्रेजों और सिखों के संबंधों के सिलसिले में यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, अंग्रेज हमेशा सवार ही रहे और महाराजा घोड़े की तरह दब्बू रहे। इस प्रकार यह कथन भी सत्य है कि अंग्रेजों के साथ राजनीतिक संबंधों में महाराजा की नीति सदैव झुकने और झुकने की रही। इसका परिणाम इस घटना से मिलता है कि एक बार अंग्रेजों के राजनीतिक एजेंट ने जब महाराजा को एक नक्शा दिखाया कि जिसमें अंग्रेजी लाल रंग में दर्शाया गया था, तो उसने स्वतः ही यह भविष्यवाणी की थी कि सब लाल हो जाएगा, अर्थात एक दिन पंजाब पर भी अंग्रेजों का शासन हो जाएगा। अंग्रेजों ने भी कुछ देर महाराजा को ढील देकर उसको उत्तर पश्चिम दिशा में हर प्रकार की कार्रवाई के लिए खुला छोड़ दिया, परंतु वे अमृतसर की संधि की शर्तों को पूर्ण रूप से मानना नहीं चाहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रणजीत सिंह के चारों ओर घेरा डालने की नीति अपनाई। महाराजा रणजीत सिंह के लिए अंग्रेजों के आगे झुकने की नीति किस हद तक उचित थी यह कहना तो बहुत कठिन है, परंतु यह मानना पड़ेगा कि उसने अंग्रेजों को ज़रूरत से ज़्यादा खुश करने की नीति अपनाई। ऐसी कमज़ोर नीति पर कुछ ऐसे चिन्ह अवश्य दिखाई देते हैं जो महाराजा के दृढ़ नीति के प्रतीक भी माने जा सकते हैं। महाराजा ने सिंध के बारे में अंग्रेजों की तरफ से बिल्कुल निराश होने पर नेपाल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की। इस बारे में उसने अंग्रेजों के हितों या उनकी इच्छा की कोई परवाह नहीं की। सन 1837 में नेपाल से राजनीतिक मिशन आने पर उसका भव्य  स्वागत किया गया और महाराजा ने पहली बार ऐसा करने का साहस किया। हालांकि अंग्रेजों के राजनीतिक एजेंट ने स्पष्ट शब्दों में
ऐसा करने से रोकना चाहा, फिर भी नेपाल के साथ संधि करने और अपने लिए लाभदायक समझते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेज़ों के साथ मित्रता की नीति इस बात का भी परिणाम है कि रणजीत सिंह वास्तविकताओं को अच्छी तरह से समझता था। हालांकि उसने दृढ़ता का भी नेपाल के मामले में परिचय दिया, लेकिन वह अपनी कमजोरियां भी जानता था। इतिहास के दृष्टिकोण से महाराजा रणजीत सिंह का सबसे बड़ा उद्देश्य यह भी समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने राज्य का आधार राष्ट्रवाद पर रखा और उन्होंने सब पंजाबियों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने की कोशिश की, जो कि एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। पंजाब के इतिहास में उनका बहुत बड़ा स्थान है और उनको शेरे ए पंजाब भी कहा जाता है। धन्यवाद।